सिलेबस लिखते चलना, ठीक है ना। इसके बाद देखो सिलेबस प्रिंट नहीं करना, सिलेबस प्रिंटेड सिलेबस में तो बहुत कम, वो बताऊंगा बस वो देखेंगे, है ना। ये बेसिक मैथ अपना है, बेसिक मैथ यही है, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, वेक्टर है, लॉगरिथम है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ग्राफ है, ठीक है। बेसिक ट्रिगो में अगर बात करें तो बेसिक ट्रिगो में आपका 50% जो होगा मैथ्स वाला जो भी चलेगा, मैथ्स का पोर्शन उसमें खत्म होगा। ट्रिपलेट का बेसिक इस्तेमाल जो होता है, जो बोलते हैं ना कि हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपका सर्किल में काम दे देगा, ठीक है। सर्किल का क्वेश्चन जो होता है ट्रिपलेट पे बेस्ड रहता है पूरा, ठीक। वहाँ पे बहुत टाइम बचाता है। वेक्टर की अगर बात करें तो वेक्टर में जो आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कहने का स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेट फोर्स निकालने के काम में आता है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिज्म जो पढ़ते हैं तो उस समय हमारे पास आता है F क्रॉस बी, B क्रॉस बी आता है, ठीक है, फोर्स निकालने में। तो वहाँ पे वेक्टर का इस्तेमाल होता है। लॉग की अगर बात करें तो लॉग वाला जो क्वेश्चन आता है वो हमारे पास मैथ में, बेसिक मैथ में आता है, ठीक है। लॉग का ग्राफ देखेंगे, इसका हमारे पास इस्तेमाल हो जाएगा लॉग का कहाँ पे, तो जो इक्विलिब्रियम करेंगे उसमें आ जाएगा। और ऐसे नॉर्मल एसिडिटी एंड सॉल्ट जो पढ़ना है उसमें पीएच निकालने, पीओएच निकालने में वहाँ पर इस्तेमाल कर लेता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो इस्तेमाल होता है, नॉर्मली अगर बात करें तो फिजिक्स के हर एक चैप्टर में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता है। अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे तो हर एक चैप्टर में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, और खासकर मैग्नेटिज्म में अगर बात करें तो मैग्नेटिज्म में इंटीग्रेशन का फुल इस्तेमाल है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ्स की अगर बात करें तो ग्राफ में सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। जैसे सिंपल सा देखे हो ना भी, थोड़ा थोड़ा पढ़ के आओगे, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन 9 में पढ़े होगे, उसका ग्राफ यू की तरफ, ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। तो कब ऊपर होगा, कब नीचे होगा, कब ग्राफ हमारा फैला हुआ रहेगा, कब पतला होगा, ठीक है, ये सब देखिए। उसका सिंपल इक्वेशन का जो होता है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं मैथ्स में, ठीक है। वहाँ पे जो ग्राफ होता है ना, कई लोगों को ग्राफ ड्रॉ करने में ही दिक्कत आता है, ठीक है। वो वैल्यू पुट करते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास ग्राफ कैसे आएगा, और जैसे ही ग्राफ के बारे में हम पढ़ लेते हैं तो इक्वेशन देख करके पता लग जाएगा कि इसका ग्राफ कैसा होगा। एक रफ आइडिया जो होता है माइंड में बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 10th के सिलेबस में ये हमारे पास है, ये वाला बेसिक मैं आपको ये लिखूँ। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आपका ट्रायंगल भी आ जाएगा, थोड़ा मोड़ा पोर्शन वो कवर आउट हो जाएगा, ठीक है। 9th में क्या पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 10th में जितना बता रहा हूँ उतना बस क्लियरली फॉलो करते जाओ। ठीक है, देखो 10th में जो वो पढ़ना है ये नंबर वाइज, ये तो मैंने पूरा लगा दिया कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वैसे इसमें अगर बात करें तो बहुत नॉमिनल चैप्टर है अपना फिजिक्स का पढ़ना है, और फिजिक्स में बोर्ड का टॉपिक बहुत सारा कटा हुआ है, ठीक है। तो पूरे अगर मैं चैप्टर की अगर भी बात करूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। कुछ पोर्शन हमारे पास कटा हुआ है। वैसे बोर्ड के लिए अगर बात कर ले तो बोर्ड के लिए हमारे पास जो चैप्टर बनने वाला है ये बोर्ड का चैप्टर है, ठीक है। दूसरा अगर बात कर ले तो ये हमारे पास बोर्ड का चैप्टर है। तीसरा ये हमारे पास क्या है, बोर्ड का चैप्टर है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये कटा हुआ ही है, लेकिन चौथा अपने को ये पढ़ना। तो ये 4 ही ऐसा बिग फिजिक्स का टॉपिक है इतने चैप्टर्स में से। टोटल 9 चैप्टर्स है, इसमें से सिर्फ 4 ही चैप्टर आपको पढ़ना है बोर्ड के लिए, ठीक है। बाकी जो चैप्टर्स हमारे पास है वो अगर पढ़ते हैं डिटेल में तो बाकी फर्दर जो भी है हमारे पास ओलंपियाड या जो भी हमारे पास बेसिक इंट्रेंस एग्जाम होता है, इंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ देखना नहीं पड़ेगा। इंट्रेंस एग्जाम में इतना काफ़ी है, सफिशिएंट है, ठीक है। अब हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में बताया तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में तो यहाँ पे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है।
कि चार्ज तो हमारे पास होता है, और स्टैटिक कहने का मतलब क्या होता है, जब रुका हुआ रहेगा तो उसके कारण क्या क्या प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे हमारे पास सपोज कर लेते हैं, अगर चार्ज रहता है, देखते हैं ना इस तरीके से घिस लेते हैं स्केल और देखते हैं, तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। तो इस तरीके का जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होता है, फिर देखेंगे पोटेंशियल वगैरह आता है किस तरीके से होता है, ठीक है। तो वो सारा हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है, इसके अंदर कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरा एक हमारे पास आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास क्या होता है, चार्ज का मूवमेंट होता है। चार्ज अगर मूव कर रहे हैं पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो वहाँ से बहुत सारा फिनोमेना देखने को मिलता है, करंट लग जाता है ना, तार को छूते हैं तो उस समय हमारे पास, हाँ उस समय क्या होता है, करंट लगता है इस वजह से कि चार्ज मूविंग है। चार्ज कैसा है, मूविंग है। या नॉर्मली देखते थे गांव में, कभी देखे होंगे कि जो होता ना पहले बिना अनकवर्ड वायर चलता था, जिसके बीच में लोग बांस लगा देते थे पतला पतला, या पाइप लगा देते थे। नहीं देखो तो कोई बात नहीं, पूरा मैं पिक्चर दिखा दूंगा। क्या होता है ना कि दो अगर तार में सेम डायरेक्शन में करंट अगर जा रहा है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, तो दोनों क्या होता है, आपस में चिपकने की कोशिश करता है तार, ठीक, आपस में दोनों देखते हो, कभी कभी देखे होंगे, अगर नहीं भी पोल पे रहता है वो तो अलग ही बात है, घर में भी जाता है। हाँ, तो घर में जो मतलब नॉर्मल अगर बात करो, अब तो सब जगह कवर्ड वायर है। जहाँ पे भी गांव में पहले नहीं होता था, एल्युमिनियम वाला वायर जाता था जो अनकवर्ड होता था, तो उनके बीच में लोग जो है ना लकड़ी बांध देते थे, पतला वाला जो आता ना वायरिंग वाला पाइप, वो लगा देते थे। रीज़न क्या होता था कि हवा चलता था और सेम डायरेक्शन में अगर करंट चलता था ना, तो पहले लाइट बहुत ज़्यादा कटता था, ये देखते हो ना, और ये बहाना दिया जाता था कि अभी आंधी बहुत तेज चल रहा है, लाइट कट गया है। रीज़न क्या होता था कि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और करंट जब फ्लो करता है तो वायर हमारे पास क्या होता है, पास आने की कोशिश करता है, और थोड़ा सा भी हवा तेज होगा तो क्या होगा, चिपकेगा, स्पार्क प्रोड्यूस होता था। उस समय देखते थे, सुनने में आता था कि पूरा खेत जो है ना जल गया है गेहूँ का, ठीक है। तो रीज़न होता था इसी वजह से उस समय लाइट काट दिया जाता था। लेकिन अब कवर्ड वायर आ रहा है तो उतना ज़्यादा कोई देखने को नहीं मिलता है, चिपक के भी क्या होगा, कुछ नहीं होने का, ठीक है। अब यहाँ पे ये, तो वहाँ पे हम देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, देखते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या हमारे पास प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। पोटेंशियल किसको कहते हैं, किसकी वजह से हमारे पास कौन सा चार्ज मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, नेगेटिव चार्ज मूव करता है, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। घर का बिजली बिल कैसे निकलता है, एक यूनिट किसको बोलते हैं, ठीक, पावर कंजम्पशन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट की अगर बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास हीटिंग इफेक्ट, जैसे आयरन की बात कर लेते हैं, करंट जैसे ही ऑन करते हैं स्विच, क्या होता है, आयरन हीट होना शुरू कर देता है। दूसरा अगर बात कर ले हीटर की, अगर बात करें तो उसके अंदर नाइक्रोम वायर होता है, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं वो कैसा होता है, रेड हॉट हो जाता है। दूसरा अभी ठंडी के मौसम में एक मग इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक मग, पानी गर्म हो जाता है तुरंत। तो क्या हमारे पास करंट कहीं क्या है, करंट के कारण हीटिंग इफेक्ट आ रहा है, करंट के कारण क्या आ रहा है, हीटिंग इफेक्ट आ रहा है। दूसरा यहाँ पे केमिकल इफेक्ट की अगर बात करें तो केमिकल इफेक्ट क्लास 8 में भी पढ़ के, जैसे प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर पढ़े थे, एनोड को बनाते थे, कैथोड रहता था, ठीक है, एनोड पे हमारे पास इम्प्योर कॉपर। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ते, पानी को तोड़ करके हाइड्रोजन गैस बनाते थे, ऑक्सीजन गैस बनाते थे। तो वो सारा जो हमारे पास है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट के अंदर आ जाता है। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग साइकिल का जो आगे वाला हैंडल जो देखते हो, उस पर कभी रस्ट लगता है क्या, नहीं लगता है, बाकी पोर्शन में लगता है, ठीक है। लेकिन आगे के हैंडल पे ऐसा क्या होता है कि हमारे पास रस्ट नहीं लगता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटेड रहता है। जबकि अंदर वाला जब हैंडल हटाओगे ना उसका पाइप, तो अंदर से देखो तो अंदर से रस्टिंग दिखेगा आपको, लेकिन बाहर से रस्टिंग नहीं दिखता है, ठीक है। तो बाहर से क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया हुआ रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है लाइट एंड ह्यूमन आई की अगर बात करें तो ये एनसीईआरटी का हमारे पास 2 अलग अलग चैप्टर ही है, ठीक है, कंबाइन करके पढ़ेंगे। लाइट में हमको बेसिक सा फेनोमेना जो अब तक 8 क्लास तक पढ़ते आओ वो सब तो पढ़ना ही है, ठीक है। अब यहाँ पर नया जुड़ किया जाएगा हमारे पास कि लेंस फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा एडवांस टॉपिक पे अगर जाते हैं तो लेंस मेकर्स फार्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। चश्मा जब बनता है, ठीक है, चश्मा जब बनता है ना तो चश्मे का क्या पावर रखना है वो लेंस मेकर्स फार्मूला से पढ़ते हैं। उसके बाद अभी तक देख रहे हैं कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हम जानते हैं, लेकिन कॉनकेव लेंस को क्या कॉन्वेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, लेंस वही रहेगा लेकिन उसका प्रॉपर्टी हम बदल सकते हैं क्या, ये सब जो है लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रहता है ह्यूमन आई की अगर बात करें तो ह्यूमन आई में जो भी हमारे पास ऐसा समझ लो कि बायोलॉजिकल थोड़ा सा रहता है। ये 1 से 2 टॉपिक 2 क्लास का चैप्टर होता है खत्म। इसमें नॉर्मली हम डिफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। 5 तरीके के आई का डिफेक्ट होता है, ठीक है। 5 डिफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं और डिफेक्ट किस वजह से होता है इसके बारे में पूछते हैं। क्वेश्चन जो है ह्यूमन आई से पूछा जाता है कि कोई अगर मायोपिया है, ठीक है, मायोपिया अगर हो रखा है
चश्मा लगा रखा है, वो चश्मा का नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मतलब पावर, ठीक। वो पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि आपका आँख में कौन सा डिफेक्ट है, ठीक। मायोपिया है या प्रेसबायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, ये सब बताना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमारे पास में आता है मैग्नेटिज्म, जो आपके है ना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। एनसीईआरटी का चैप्टर है, नाम थोड़े भले ही यहाँ पे चेंज हुआ लेकिन कंटेंट वही। अब यहाँ पे मैग्नेटिज्म में मैग्नेट के बारे में बेसिक अपने को क्लास 10th में पढ़ना है, ठीक है, बहुत बेसिक पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए रेफरेंस बुक की अगर बात करें तो आपके पास ऑलरेडी एनसीईआरटी काफ़ी है, और कोई एक्सेस बुक मत खरीदिए, ठीक है। कोई भी एक्सेस बुक को बोलता है मत लेना, बहुत अच्छा रिसोर्स बता दूँगा, उस रिसोर्स को फॉलो कर लेना, नोट्स काफ़ी है अपना, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा पढ़ने का मन करे जो बता दूँगा वही बुक फॉलो कर लेना। अभी देखेंगे मैग्नेटिज्म में बता रहा था हमारे पास कि मैग्नेटिज्म में हम देखते हैं कि किस तरीके से मैग्नेट हम बनाते हैं, ठीक है, करंट का इस्तेमाल करके कैसे मैग्नेट बनाते हैं। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक बेल देखोगे स्कूल में, उसमें देखो स्विच ऑन करते हैं तभी हमारे पास बेल बजता है। तो स्विच ऑन कर रहे हैं तो क्या पास कर रहा होगा, करंट जा रहा होगा, ठीक है। तो करंट जा रहा है तभी वो हमारे पास क्या हो रहा है, वो बार बार स्टक कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, स्टक कर रहा है। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जनरली हम यही पढ़ते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके हम मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मल मैग्नेट के बारे में तो पढ़ते ही हैं, ठीक। अब एक हमारे पास यहाँ पर डिफाइन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिफाइन होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर सिंपल सा ऐसा समझाने की कोशिश करो कि इस रूम में हमारे पास क्या होता है, एक शेर को मैं पिंजरा में ला करके अगर रख दूँ, है ना, कोई डरेगा क्या? लेकिन उसी पिंजरे में किसी आदमी को रख दिया जाए तो उसका कलेजा बाहर आ जाएगा, जैसे बोलते हैं ना, दिल बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यही बात है, सबका अपना अपना फील्ड है। अपने घर के आसपास रहते हो तो है ना दबदबा, कोई कुछ बोल नहीं सकता अपने बारे में, है ना, आप ठीक है। तो वैसे ही दबदबा होता है, इसी तरीके से कोई भी चीज़ का फील्ड होता है। एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है और एक हमारे पास कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो सबके बारे में देखेंगे। जैसे मैग्नेट की अगर बात कर ले तो मैग्नेट के चारों तरफ फील्ड, ठीक है। कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का फील्ड, चारों तरफ कहने का ऐसा मतलब नहीं कि बस ऐसे वाला 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल में कहीं से भी अगर बात करें तो हमारे पास क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है? जैसे मैं आप ही के फील्ड की अगर बात कर लूँ तो आपका फील्ड दिखता है क्या, घर से कितनी दूर तक आपका पहुँच है, कोई देख करके तो नहीं बता सकता ना। अब फील कोई करेगा, फील करना चाहे तो फील कर सकता है, कुछ बोल के दिखाओ, फिर दिखाते हैं पहुँच कहाँ तक, ठीक है। तो ऐसा ही हमारे पास होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है 6 नंबर टॉपिक जो हमारे पास है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो भी घर में हमारे पास है, अल्टरनेटिंग करंट जो आता है हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है ना कि हमारे पास जैसे एक यहाँ पे पढ़ते हैं फैराडेज लॉ, अभी तो शायद सिलेबस से कटा हुआ है, ठीक है, लेकिन इस बार के सिलेबस में भी नहीं होगा, ज़्यादा चांस यही है। तो एक फैराडेज लॉ होता है, ठीक है। उसमें सिंपल सा ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर बताता हूँ। यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स देखे होंगे कि मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हैं। एक हमारे पास क्या हुआ, एक कॉइल बना दिया गया, ठीक है। अरे मैं सिंपल सा बोलता हूँ, क्या एक मिस्टर इंडियन हैकर है ना, तो वो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट फिजिक्स का करके उस पर इतना सारा व्यूज़ लेके आया, ठीक है, कुछ करने लगेंगे, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नॉर्मल सा नहीं कर सकते, तो उसमें क्या क्या ट्रांजिस्टर बता रखा है, वो सब कर रखा है। नॉर्मल हमारे पास है कि एक ले लो इंसुलेटेड कॉपर वायर, यहाँ से कोई मैकेनिक है पंखा वंखा जो बनाते हैं उसके यहाँ से इंसुलेटेड कॉपर 4-5 बार उसका घेरा बना दो, ठीक है। जितना ज़्यादा घेरा लगाओगे उतना बढ़िया काम करेगा, ठीक है। और एक मैग्नेट ले लो बढ़िया सा, ठीक है, मजबूत टाइप, उसको बहुत तेज़ी से आगे पीछे करो, ठीक है। और इसमें एक लाइट कनेक्ट कर देना, ये जो हमारे पास होगा। अब तार ले रहे हैं तो उसमें 2 एंड होगा, ठीक है। अब उसको गोल गोल सर्कल चूड़ी की तरह बनाए जा रहे हैं, तो एक एंड दूसरे एंड को क्या करेंगे, बल्ब से कनेक्ट कर दो, और एक मैग्नेट ले लो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और बहुत तेज़ी से उसके मतलब आसपास लो, आगे पीछे करो उससे, ठीक है, या दोनों को आगे पीछे करो, ठीक है। तो इस तरीके से करने पे वहाँ पे लगता है लाइट जो होगा, यहाँ पे जो लाइट कनेक्ट कर रखे थे वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बैटरी कनेक्टेड था क्या इस कॉइल में, फिर भी लाइट जल रहा है, ठीक है। तो एक तरीके क्या है ये इंडक्शन, ठीक है। ये तरीके है हमारे पास इंडक्शन। फिजिक्स के लैंग्वेज में ऐसे होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में समझा दूँ तो ऐसा समझ लो कि अगर कोई दोस्त है आपका, ठीक है, अब गाली वाली तो देते ही हैं, ठीक है, नॉर्मली सिचुएशन टू सिचुएशन गाली करता है, रोड पे निकलते तो नहीं गाली जाता है, ठीक है। तो दोस्त वाला जो होता है ना वो कभी कभी हमारे मुंह से निकल जाता है ना, या वो कोई कुछ ऐसा स्लैंग बोलता होगा वो बार बार हमारे मुंह से भी निकलता होगा, होता है ना, सबके साथ होता है। तो वो जो होता है क्या मतलब दिमाग में कुछ हाथ वाथ डाला क्या दोस्त, है ना, फिर भी उसके साथ रहते रहते हमारे अंदर क्या हो गया, नया प्रॉपर्टी डेवलप हो गया।
तो किसी एक आदमी के कारण या किसी एक ऑब्जेक्ट के कारण किसी दूसरे के अंदर क्या एक नया प्रॉपर्टी डेवलप हो गया। आप पहले नहीं देते थे गाली, सपोज कर लेते हैं, या वो चीज़ नहीं बोलते थे, वो वर्ड जो वो बोल रहा है, लेकिन उसके साथ रहते रहते क्या होगा, बोलना सीख गया ना। इसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन। और सिंपल सा बता देता हूँ कि आप यहाँ पे पढ़ने आओ, पहले से तो नहीं जान रहे, कुछ जानते भी हो तो बहुत कम चीज़, यहाँ पे पढ़ोगे तो धीरे धीरे जानोगे ना। तो क्या दिमाग में खोल दिया है, कुछ इंजेक्शन डाल दिया है अंदर, नहीं ना। सीखते सीखते क्या हो चुका है, मेरे से आप सीखे, आप कहीं बोलो कोई दूसरा सीखेगा। तो जो होता है ना कि विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, ऐसा तो नहीं है कि पाइप वाइप लगा करके कुछ ट्रांसफर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं, ठीक है। फिर भी हमारे से कुछ ना कुछ आइडिया आप में या कुछ प्रॉपर्टी आप में डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सा इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट की अगर बात कर ले तो अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास घर में जो आता है ना, ट्रांसफार्मर से घर में जो आता है उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। और जो इन्वर्टर से हमारे घर में जो होता है वो कौन सा होता है, डीसी करंट। सेल जो खरीदते हैं मार्केट से डीसी सोर्स रहता है, ठीक है। जनरेटर जो होता है हमारे यहाँ फंक्शन में आता है वो कौन सा प्रोड्यूस करता है, डीसी, ठीक है ना। तो डीसी करंट में देखते हो कि जो होता है ना, वो मैकेनिक जो होता है वो पूरा एकदम तार वार पकड़ के शो करेगा, हमको करंट ही नहीं लग रहा भाई, है ना, जादू है, बोलना कर उसको छू दे क्या नीचे से, तुरंत नीचे उतर जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी बहुत लिमिटेड है, ये कहानी की तरह टॉपिक, ठीक है, कि पहले क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे गोबर का उपला होता है ना, इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल होता है ना। छठ की अगर बात करें तो छठ में वही जलता है ना, या लकड़ी जलता है, ठीक। तो ये सब हमारे पास क्या है, इसमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, जैसे कोल हमारे पास किस तरीके से बनता है, पेट्रोलियम किस तरीके से बनता है, और नए नए सोर्स की अगर बात करें तो जैसे वोल्केनिज्म पढ़े हुए, ज्योग्राफी में पढ़े हुए, तो वोल्केनो जब निकलता है तो नीचे से लावा आता है, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अर्थ के नीचे बहुत सारे हीट है ना, उस हीट को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। उस हीट, अर्थ के नीचे जो हीट है उसका इस्तेमाल करके अगर एनर्जी हम किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इन सब का आइडिया हम किसमें पढ़ते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में पढ़ते हैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ किसमें पढ़ते हैं, एनर्जी। उसके बाद मॉडर्न टेक्निक पे आते हैं, तो जैसे हमारे पास थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर किस तरीके से वर्क करता है, उसमें क्या क्या चीज़ फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कौन कौन सा चीज़ होता है, यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप होता है, ये सारा देखेंगे। नेक्स्ट हम मॉडर्न फिजिक्स की अगर बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में अपने को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, किस तरीके से सिंपल सा बताता हूँ। जैसे होता है ना, चलो बताता हूँ, ये हमारे पास एक सर्किट है ना हमारे पास, स्विच ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है, ठीक है। कंप्यूटर में हम लोग नॉर्मल पढ़े हुए कि कंप्यूटर दो ही लैंग्वेज को पहचानता है, 0 और 1, ठीक है। 0 का मतलब लो, 1 का मतलब क्या, हाई, ठीक है। तो इसको डिजिटल सर्किट, जो भी डिजिटल, दो तरीके का सर्किट होता है, वॉच देखते हो ना, एक डिजिटल होता है, एक एनालॉग होता है, एनालॉग काटा वाला, और डिजिटल जिसमें देख रहे हो ना फुल स्क्रीन कॉल वाला आता है, वो वाला, ठीक है। तो जो डिजिटल होता है ना वो हमारे पास 0 और 1 पे वर्क करता है, ठीक है। इसी तरीके से देखते हो कि हमारे पास डिजिटल बल्ब आ रहा है ना, डिजिटल बोर्ड आ रहा है ना, ऐसे किए बस पंखा शुरू, है ना। निशान का एक चेयर है, बस एक बार ऐसे किया नहीं कि सारा चेयर जो होता है एक जगह अरेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा जो है डिजिटल सब चीज़ है, ठीक है। तो डिजिटल सर्किट पे वर्क कर रहा है। तो इसके अंदर मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम देखते हैं कि जैसे किसी आदमी को मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, तो मैसेज कैसे जा रहा होगा, ठीक है, ब्लॉकचेन के थ्रू जा रहा होगा, ठीक है। बीच में कोई रास्ते में तो नहीं कर लेता है ना, बात तुम्हारा सुन लेता होगा, ऐसा नहीं सुनता होगा। तो ये मॉडर्न फिजिक्स में यही सब पढ़ते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है, या किस तरीके से हमारे पास सर्किट वर्क कर रहा है। जैसे यही जो बोर्ड है हमारे पास, ये डिजिटल बोर्ड है, ठीक है। तो डिजिटल सर्किट इसके अंदर लगा हुआ, पूरा कंप्यूटर यही है, ठीक है। तो 0 और 1 के कोड है, 0 का मतलब हाई, और सॉरी 0 का मतलब लो होगा, और 1 का मतलब क्या हो जाएगा, हाई। बस दो ही चीज़ को पहचानता है। इसके ऊपर हम सर्किट के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा कम्युनिकेशन चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, यही है बस। दूसरा अगर बात कर ले तो इसके अंदर छोटा चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अगर बात कर लो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, तो एक हमारे पास छोटा सा टॉपिक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भी यहाँ पे रिलेट हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कुछ पार्ट यहाँ पे पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास ये, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कुछ डिवाइस के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट डिवाइस अपने पास हो उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो प्रायोरिटी दे करके लिखना अपने पास कि कौन कौन सा टॉपिक अपने को पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर लिख ही दिया होगी, ऑर्डर लिख लेना। उसके बाद जहाँ पे मैंने पेन नहीं चलाया, ठीक है, उस सबको नीचे रखना, जहाँ पे नंबरिंग मैंने कर दिया उन सबको ऊपर रखना, क्योंकि कवर कराऊंगा तो यही कवर कराऊंगा सबसे पहले।
एक चीज़ और देख रहे होगे कि नॉर्मली जो बिजली वाला दुकान होता है ना यहाँ पे नॉर्मल मार्केट में, वहाँ पे लिखा हुआ मिलता है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, लिखा हुआ मिलता है। तो आप लोग पता करके ना इसका मतलब क्या है, आप लोगों पे छोड़ता हूँ। नेक्स्ट टाइम पे बायोलॉजी का सिलेबस देख लो। बायोलॉजी में हमारे पास ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। बाकी 9th का टॉपिक है कुछ जो है 9th का टॉपिक में कवर आउट हो चुका है। 10th में हमारे पास लाइफ प्रोसेस पहला ही है। न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो इसमें हमारा कवर आउट हो जाएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, रिप्रोडक्शन है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन और अवर एनवायरनमेंट। अवर एनवायरनमेंट से देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो होगा 10th बोर्ड लेवल का बता रहा हूँ। 10th बोर्ड लेवल में लाइफ प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिक आपका यही बनाएगा 10th के लिए, ठीक है। इसी से सारा इंटरकनेक्टेड टॉपिक है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन से जो होता है हमारे पास बहुत ज़्यादा जो होता है क्वेश्चन हार्मोन से पूछा जाता है। अगर डायग्रामेटिक क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायग्राम वाला यहाँ से आता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो ये बहुत नॉमिनल चैप्टर है। नॉमिनल कहने का मतलब 2-3 साल से तो ऐसा चल रहा है कि इसमें से पूरा सिलेबस कटा हुआ है, बस 2 पेज पढ़ना है एनसीईआरटी का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरा कवर अप कराया जाएगा। तो ये हमारे पास अवर एनवायरनमेंट की अगर बात कर ले तो अवर एनवायरनमेंट में जैसे हमारे पास कुछ बेसिक टर्म होता है, ठीक है, उसके बारे में डील करेंगे। जैसे अगर सिंपल सा बात कर लूँ कि अगर कोई मछली को खा रहा है, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल का मतलब समझा देता हूँ, ठीक है, कि एक छोटी सी मछली है, उस छोटी सी मछली को कौन खाएगा? बड़ी सी मछली खाएगी। अब बड़ी मछली का पेट इतना ज़्यादा छोटा तो है नहीं कि एक मछली को खा करके शांत हो जाएगी, 5-6 मछली को खाएगी। और एक बड़ी मछली को कौन खाएगा? एक ह्यूमन बीइंग खाएगा, ठीक है, एक ही बड़ी मछली को। अब सोच के देखो कि जो छोटी मछली थी 1-1 ग्राम पॉइजन खा रखी थी पहले से। कितना ग्राम? 1-1 ग्राम पॉइजन पहले से खा रखी थी। तो अब एक बड़ी मछली आती है और वैसे 5 मछली को खाती है, तो बड़ी मछली में कितना पॉइजन चला गया? 5 ग्राम। अब एक ही मछली को आप खा रहे हो, आपके अंदर कितना आ गया? 5 ग्राम आ गया। ये चीज़ समझ पा रहे हो? तो हमारे अंदर जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ रहा है, इस तरीके से देखो हमारा पॉइजन का लेवल क्या हो रहा है? ह्यूमन बीइंग्स में बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक्युमुलेशन होता है, इसको सिंपल टर्म में बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। दूसरा एक होता है हमारे पास बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सिंपल से समझाता हूँ कि कई बार देखो होगा ना कि बाढ़ वगैरह आते हैं या पानी लग जाता है बारिश के दिन में, तो कुछ लोग जो होते हैं ना वो फिशिंग रॉड लेकर के बैठे रहेंगे, क्या पुल के पास बैठे रहेंगे ऐसे जगह पे जहाँ पे क्या हो एकदम साइडो वाला जोन, अंधेरा टाइप है, ठीक है। और जहाँ पे धूप पड़ता है वहाँ पे कोई लोग नहीं दिखेंगे। रीज़न क्या होता है कि जहाँ पे धूप पड़ता है वहाँ पे ऑक्सीजन पानी में क्या होता है? कम जाता है, ठीक है। कुछ लेवल तक ऑक्सीजन कम जाता है तो वहाँ पे मछली ज़्यादा नहीं दिखेगी। और जहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा डार्क साइडो वाला रीजन होता है वहाँ पे मछली ज़्यादा दिखेगी। तो फिशिंग लोग कहाँ करते हैं? जहाँ पे छाया ज़्यादा होता है वहाँ पे फिशिंग रॉड लेकर के लोग बैठे होते हैं। तो बेसिक अवर एनवायरनमेंट में यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में अगर बात करें तो खासकर यहाँ पे जो हमारे पास टारगेटेड टॉपिक रहता है मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट रहता है, ठीक है। कुछ टर्म्स होता है जीनोटाइप, फिनोटाइप, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिलेटेड है, वहाँ से पूछा जाता है। अब इवोल्यूशन की अगर बात करें तो इवोल्यूशन हमारे पास चैप्टर है, हेरिडिटी तो पढ़ते हैं, इवोल्यूशन हम नहीं पढ़ते हैं, 2 साल से तो नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन पूरा सिलेबस तो ऐसे भी पढ़ना है, कंपटीशन में थोड़ी पूछेगा कि कैसे कट गया था, ये पूछेगा। इवोल्यूशन में क्या होता है, जैसे हम लोग भी अगर बात करें तो हमारे पूर्वज को माना जाता है कि बंदर से हम लोग इवॉल्व हुए, ठीक है। बहुत सारे पहले हम लोग कैसे थे? इस तरीके से झुके हुए थे, धीरे धीरे क्या होते चले गए? सीधा बैलेंस्ड, ठीक है। अभी गोरिल्ला को अगर देख लो तो गोरिल्ला किस तरीके से चल रहा है? झुक के चलता है, ठीक है। हम लोग पूरा स्ट्रेट चल रहे हैं। तो हमारे कहीं ना कहीं एंसेस्टर की अगर बात करें जो पूर्वज थे वो कौन से थे? मंकी ही थे। मंकी से हम लोग क्या हुआ? इवॉल्व हुए, ठीक है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे एक चीज़ होता है कि जिस चीज़ का हम इस्तेमाल धीरे धीरे छोड़ देते हैं, ठीक है, वो चीज़ क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है हमारे अंदर। तो पूंछ का इस्तेमाल हम लोगों के पूर्वज छोड़ दिए हो गए, तो धीरे धीरे पूंछ क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। कोई दिक्कत वाली बात है? तो आप देखोगे नॉर्मली जब एक्सरे वगैरह जो होता है ना कमर का, तो वहाँ पे पूंछ का एक छोटा सा मिलेगा, मतलब बोल सकते हैं ना कि एक छोटा सा हिस्सा मिलेगा कि फ्यूचर ऐसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि हमारे पास पहले जो हुआ करता था हमारे पास पूंछ हुआ करता था और धीरे धीरे हमारे पास क्या है? पूंछ नहीं है, ठीक है। और धीरे धीरे हमारे पास बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंज आते जा रहा है, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर देख लेंगे। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में हमारे पास टोटल अगर बात करें तो यही सब है हमारे पास, ठीक है। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस ये हमारे पास लिख लो। बायोलॉजी में तो खैर पूरा ही करना था, लिख चुके थे ना बायोलॉजी का। यही हमारे पास पहला टॉपिक है हमारे पास, ठीक है।
केमिकल काइनेटिक्स की, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस की अगर बात करें तो केमिकल रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि जैसे आप देखते हो ना कि कॉपर सल्फेट हमारे पास है, ठीक है, सॉरी कॉपर सल्फेट हमारे पास और आयरन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो देखते हो ना कलर चेंज हो जा रहा है। तो इस पर लिखते हैं कि कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद आयरन एंड देन फेरस सल्फेट इज फॉर्म्ड। तो ये हमारे पास क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हो गया। किसी भी केमिकल रिएक्शन को, जैसे आयरन की अगर बात करें तो आयरन के लिए सिंबल क्या इस्तेमाल करते हैं, Fe इस्तेमाल करते हैं, कॉपर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, C। तो अगर सिंबल के फॉर्म में जो हम बोल रहे थे उसको सिंबल के फॉर्म में अगर अरेंज करके लिख देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। तो इसमें हमारे पास केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ना है कि बहुत सारे टाइप के केमिकल रिएक्शन होता है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या चेंज देखने को मिलता है, हीट चेंज कैसा होता है, ठीक है, कलर चेंज होता है कि नहीं होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ की अगर बात करें तो केमिकल रिएक्शन इन क्वेश्चंस में पढ़ने वाले हैं। साथ साथ यहाँ पे अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में भी यहीं पे पढ़ लेते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे भी होता है। उसके बाद हमारे पास कुछ एप्लीकेशन, गिव रीजन टाइप जो होता है क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस टू एक्सप्लेन करने के लिए आता है, तो इसी में आ जाता है। तो पहले ये हो गया। दूसरा अगर बात करें तो हमारे पास ये हो जाएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में अगर बात कर ले तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि एसिड में हमारे पास एसिडिटी क्या होता है, बेसिसिटी। एसिड बेस आप लोग क्लियरली पहचानते हो कि कौन एसिड है कौन बेस, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब वो एसिड बेस का डेफिनेशन नहीं पूछने में इंटरेस्टेड रहता है क्लास 10 में। अब यहाँ से पूछेगा कि हमारे पास बाई एसिडिक क्या बोलते हैं ना कि एसिडिटी क्या होगा, या फिर हमारे पास बेसिसिटी क्या होगा, ठीक है, ये सब पूछता है। स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है ये पूछेगा, ठीक है। किस एसिड का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात कर लें तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल लगभग सारी इंडस्ट्री में होता है, लगभग सारी इंडस्ट्री में होता है, कोई दिक्कत वाली बात है। जो कंट्री ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन और कंजम्पशन करता है माना जाता है वहाँ पे इंडस्ट्री क्या है, बहुत ज़्यादा है, किंग ऑफ एसिड बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो हमारे पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो ये अपने को करना है, ठीक है। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास बेसिक नॉन मेटल और मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स होते हैं उनके एक्सट्रैक्शन के बारे में, जैसे कैसे उस मेटल को निकाला जाता होगा अर्थ क्रस्ट से। अर्थ पे तो हमारे पास सारे मिनरल्स हैं, उस मिनरल में से कुछ और को निकाला जाता है, उस और से हमारे पास किस तरीके से मेटल को निकालेंगे। जैसे सिंपल सा अगर बात कर लूँ गोल्ड और प्लेटिनम की बात कर लेते हैं या सिल्वर की बात कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से तो आता होगा। अब कोई चीज़ को निकालने में अगर ज़्यादा मेहनत लग रहा है तो उसका प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। जो आसानी से मिल रहा है उसका प्राइस क्या है, कम है। किसी को देखे हो क्या लोहा का पहने हुए, नहीं, लोहा अगर महंगा हो जाएगा जिस दिन क्या होगा, लोहा पहनेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं हमें फोर्थ नंबर है हमारे पास कार्बन एंड कंपाउंड, ठीक है। कार्बन एंड कंपाउंड की अगर बात करें तो इसमें अपने को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत कम चीज़ पढ़ना है, बहुत बेसिक पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे जीओसी अगर शामिल कर लेते हैं, जीओसी पढ़े नहीं, ठीक है, कार्बन कंपाउंड का जीओसी पढ़े नहीं, तो जीओसी में हम पढ़ते हैं नॉर्मली अगर पढ़ते हैं तो किस तरीके का, जैसे हमारे पास पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है, नेगेटिव आई इफेक्ट होता है, ठीक है। ये बस नाम सुन लो कि ये सब इफेक्ट होता है, ठीक है। किस तरीके से एसिडिटी, जैसे बोलते हैं ना कि अल्कोहल हमारे पास कब एसिडिक होगा कब बेसिक होगा, ये थोड़ा सा बताया गया होगा। ये नॉर्मली अगर बात कर लेते हैं, विनेगर का नाम सुने होंगे, ठीक है, विनेगर ऑर्गेनिक है फिर भी एसिडिक है, ठीक है। उसको और ज़्यादा एसिडिक कैसे मानेंगे, नोमेनक्लेचर का नाम सुने होंगे, नोमेनक्लेचर करते हैं ना, नाम लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। जैसे अल्कोहल की अगर बात कर ले, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल को क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसके इथेनोइक एसिड होता है हमारे पास, ठीक है। एसिटिक एसिड को क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास नॉर्मल नाम होता है, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, यूपेक का रूल पढ़ते हैं। IUPAC जो हमारे पास है एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी का नामकरण करता है। जैसे घर में बच्चा जन्म लेता है तो पंडित जी आते हैं, बोलते हैं कि नाम ये रख लो, सा से रख लो, हा से रख लो, खुद से रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास केमिस्ट्री में जो हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक नाम्स वगैरह जो भी हमारे पास नया मटेरियल बनता है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका नेमिंग करने के लिए कौन सा बॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है, IUPAC, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये भी 2 साल से हमारे पास नए वाले NCERT में तो है नहीं, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में अपने को मेटल और नॉन मेटल का एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि किसको नॉन मेटल बोलेंगे, किसको मेटल बोलेंगे। अगर मेटल है तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी शो करेगा, नॉन मेटल है तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी शो करेगा।
ठीक है। तो यहाँ से बेसिक आइडिया लग जाता है। तो टोटल हमारे पास 10 चैप्टर हो जाता है कि इसमें हमारे पास केमिस्ट्री में जो कवर करना है। वैसे बोर्ड के लिए अगर बात कर ले तो कितना कवर करना है, 4, ठीक है। बायो में अगर बात कर ले तो बायो में हमारे पास ये 5 ही है। फिजिक्स में कितना था, 4, तो 8, 5, 13 टॉपिक तो ऐसे हो गया हमारे पास। पूरा एनसीईआरटी की अगर बात करें तो एनसीईआरटी में अगर ये अगर हटा देते हो ना, ये वाला पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ये सब हटा के बात करें तो टोटल हमारे पास कितना टॉपिक हो जाता है नए वाले एनसीईआरटी की बात, 13 टॉपिक है, ठीक है। पावर इन्वायरमेंट फिजिक्स में दिया हुआ है। हाँ, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, बस थोड़ी, ठीक। पावर नॉन बायोलॉजी, अगर नॉन बायोलॉजी में, ठीक। सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है फिजिक्स में है। चैप्टर का नाम बस देख लो, 13 चैप्टर की अगर बात करें तो 13 चैप्टर हमारे पास फिजिक्स में, सॉरी पूरे साइंस में पढ़ना है, ठीक है। हो गया जी। नेक्स्ट अब देखो हमारे पास आ रहा है मैथ्स के सिलेबस की अगर बात करें तो मैथ्स के सिलेबस में इतना करने के बाद हमारे पास जो बच जाता है, ऑलरेडी बेसिक मैथ्स में बहुत सारे एग्जाम कर चुके होंगे, ठीक है ना। बेसिक मैथ्स में ये सब चैप्टर छोड़ करके 14 चैप्टर ऐसे होंगे, ठीक है। इसको भी सब डिवाइड करेंगे तो और 18 चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो 14 चैप्टर ही रहने देते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है रियल नंबर्स ही, ठीक है। रियल नंबर्स की अगर बात करें तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे देगा। रियल नंबर्स में जैसे पढ़ करके आते हैं सारे लोग ये, लेकिन सिंपल सा बता दूं कि अगर एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन अगर सामने रख दिया जाता है ना तो कई लोग जो होते हैं ना डोल जाएंगे ना, नहीं बनेंगे। क्लियरली कंफर्म दे देता हूँ, उनको यही पता नहीं चलता कि कब एलसीएम लगाना है कब एचसीएफ लगाना है, ठीक है। अंदाज में 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, अंदाज पे बनता है कि ये हम ट्रेंड देख लिए हैं, ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो हम एलसीएम लगाएंगे, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो एचसीएफ करेंगे। तो उस तरीके से अगर करोगे तो क्वेश्चन का जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो नहीं बनेगा, ठीक है। और बेसिक हमारे पास यही से गड़बड़ होता है, ठीक। मैथ्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई साहब, ठीक है। अगर ये चैप्टर जिसका स्ट्रॉन्ग है ना तो बोलते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव टाइप अगर जो एग्जामिनेशन जितना भी होता है या ऑब्जेक्टिव तुम्हारे एग्जाम में आता है उसमें गलती होने का चांसेस बहुत कम होगा, ठीक है। रियल नंबर अगर सही है तो, जैसे रियल नंबर कैसा अंदर थोड़ी है कि ये बस यूनिट्स डिवीजन लेना कर लेंगे और बस काम बन जाएगा, ऐसा नहीं। रियल नंबर्स के अंदर एग्जैक्टली हम पढ़ते हैं कि इस तरीके से हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। या कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट डिजिट क्या आएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो रियल नंबर देखने में लगता है कि बहुत छोटा चैप्टर है, ये सारा मिला दोगे ना तब उतना में तो उसका थ्योरी आता है, ठीक है, रियल नंबर। लेकिन कब नहीं पढ़ते हैं, कुछ पार्ट जो है अब 9th में पढ़ के आओ, ठीक है। कुछ पार्ट जो है 9th में पढ़ के आओ, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल, इरेशनल, वही चीज को मतलब रिफर्बिश करके थोड़ा सा बेसिक से स्टार्टिंग से देखेंगे। पॉलिनोमियल की अगर बात कर ले तो पॉलिनोमियल भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पॉलिनोमियल से हमारे पास क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पॉलिनोमियल से क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, जो भी हम रिलेशन में फंक्शन जब यहाँ से लोग पढ़ लेते हैं तो पॉलिनोमियल्स में यहाँ पे समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट क्या है, कितना वेरिएबल्स है, ठीक है, डिग्री के बारे में समझते हैं। तो ये चैप्टर जब हमारे पास क्लियर होता है ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़्यादा जैसे मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास पॉलिनोमियल है, ऐसा समझ लो कि मतलब लिखा होगा पॉलिनोमियल है, इसके अगर मैं इक्वल टू 0 का लगा दूँ तो ये पॉलिनोमियल ना कहलाते क्या कहला जाएगा, इक्वेशन कहला से क्या कहला जाएगा, इक्वेशन। तो लगभग 90% चीज़ हम किसमें खत्म कर लेते हैं, पॉलिनोमियल में ही खत्म हो जाता है। बस यहाँ पे आकर के एक श्रीधराचार्य रूल जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं और दूसरा हमारे पास क्या रहता है, एक और हमारे पास फार्मूला बोल सकते हैं कि मॉडिफिकेशन फार्मूला होता है, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ते हैं ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरीके से आता है वो क्वाड्रेटिक विषय में देखते हैं। पॉलिनोमियल्स में ना ग्राफ आया, ग्राफ इसमें भी आता है क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल से पहले ही ग्राफ देख लेंगे। रियल ये पॉलिनोमियल्स हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, इन तीनों का ग्राफ वाला क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है, ग्राफ वाला क्वेश्चन बनता है। तो ग्राफ ऑलरेडी कर लोगे तो आपका 15-20% जो होगा क्वेश्चन वहीं पे दिक्कत में खत्म हो जाएगा, ग्राफ में कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की अगर बात कर ले तो यहाँ पे ग्राफिकल क्वेश्चन देता है, ठीक है, कि ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमारे पास ट्रायंगल बन रहा होगा तो ट्रायंगल का एरिया बताओ, ठीक है। तो कई लोग ग्राफ ड्रॉ करने नहीं आता है, ठीक है। ग्राफ जरूरी नहीं कि आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ग्राफ पेपर ही चाहिए, ठीक है।
अगर ग्राफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो इक्वेशन देख करके पता लग जाएगा कि ग्राफ किस तरीके से जा रहा है, माइंड में एकदम क्लियर लग जाएगा कि हमारे पास वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा होगा, एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा होगा। ठीक है, तो ग्राफ जो बनेगा, ट्राइंगल बनेगा, किस तरीके का बनेगा वो क्लियरली मेंशन हो जाएगा, दिमाग में चलेगा। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर बात करें तो पॉलिनोमियल कहेंगे हमारे पास एक्सटेंडेड फॉर्म, पॉलिनोमियल कहेंगे हमारे पास एक्सटेंडेड फॉर्म है। यहाँ पे हम डिग्री क्या तक पढ़ते हैं, डिग्री की अगर बात करें तो डिग्री 4 तक पढ़ते हैं, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कहाँ तक पढ़ते हैं, 2 तक पढ़ते हैं। ठीक है, तो सब कुछ कवर करते हुए आ जाएगा, बस इसमें 2 टॉपिक एक्स्ट्रा जोड़ देगा, 2 टॉपिक क्या होगा, एक्स्ट्रा जोड़ता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर बात कर ले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर बात कर ले तो यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे एसेंट फॉर्मूला आता है, जैसे हम कुछ टर्म को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कुछ टर्म को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, 20 टर्म को ऐड कर रहे हैं, तो हर एक को ऐड करते चले तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला बना लेते हैं कि ऐसा अगर इस तरीके का ट्रेंड दे रखा है तो ऐड करने का तरीका क्या होगा, तो उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिक्कत कहाँ पे आता है, लैंग्वेज इशू आता है। ठीक है, लगभग 15-20% क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें लैंग्वेज इशू आता है, जिनको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं है इंग्लिश, ठीक है, बढ़िया लेवल का, तो वहाँ पे दिक्कत आता है। लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर बात कर ले, जो एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है वन लाइनर टाइप का होता है। ठीक है, वन लाइनर टाइप का होता है, सीधा इसमें फॉर्मूला याद रखना है, एप्लीकेशन देखना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लोअर क्लास में पढ़ गया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, इसमें ऑर्डर पेयर कितना होता है, जैसे अगर मैं बोलूँ 2,3, इसमें x क्या होगा, ये वाला x को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, y को रिप्रेजेंट करता है। तो वो जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है उसमें पोजीशन क्या होगा, पहले पढ़े होगे ना 9th में, प्लस माइनस है ना, कि हमारे पास वो प्लस माइनस छोड़ दो, है ना, प्लस माइनस की कौन से क्वाड्रेंट में उतना याद करने की जरूरत नहीं, देख करके पता चलना चाहिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, प्लस माइनस वो रटा रटाया वाला नहीं, देख करके पता चलना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारे पास। तो जैसे ही हम देख लेते हैं ना ये नंबर, जैसे अगर मैं बोल दूँ कि हमारे पास -2,3 है, -3, तो देख करके क्लियरली पता चल जाता है कि एक्सिस दिमाग में घूम जाना चाहिए कि कहाँ पर रही है हमारे पास। ठीक है, और जो लोग साइन देख करके देख रहे हैं तब तो भाई ठीक है, खैर जिनका दिमाग जैसे चल सकता है, साइन वाइन पे ज़्यादा जो चीज़ हम याद नहीं कर सकते, जो चीज़ का याद करने की जरूरत नहीं है उस पर लोड नहीं बढ़ाना है, जो चीज़ समझ सकते हैं उस पर लोड नहीं देना, जो चीज़ समझ में नहीं है वहाँ पर रटने वाला काम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रिगो। ट्रिगो की अगर बात करें तो ट्रिगो अच्छा खासा रखता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो एनसीईआरटी में जो हमारे पास जितना दे रखा है, एनसीईआरटी का ही थ्योरी अगर बस पढ़े तो समय ज़्यादा लगता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइमिंग ज़्यादा लगता है। थोड़ा सा एडवांस इसमें पढ़ लेते हैं, डबल एंगल फार्मूला है ना, हाफ एंगल फार्मूला है, ठीक है, वो सब पढ़ लेते हैं। कुछ एडवांस लेवल, कुछ मतलब 10th से लेवल से थोड़ा सा उठ करके अगर देखते हैं तो कुछ ऐसा हमारे पास टेक्निक्स मिलता है, कुछ ऐसा फॉर्मूला मिलता है जो कि सॉल्व करने का तरीका बदल देगा। ठीक है, सॉल्व करने का हमारे पास तरीका बदल देता है। दूसरा चीज़ ये बता देता हूँ कि ट्रिगो ऐसा चैप्टर है कि फर्स्ट टाइम अगर बनाओगे तो मेरे को समझाना पड़ेगा, बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के समझाना पड़ेगा, और एक बार जैसे ही आप बना लेते हो तो आपके दिमाग में एक पैटर्न छप जाएगा कि कब हमको कॉमन लेना है, कब हमको डिवाइड करना है। जैसे होता है ना, टीचर स्कूल में बताते हैं कि अच्छा यहाँ से ले लेते हैं कॉमन, इसको डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाता है। तो दिमाग में हमारे ये आता है कि सर को पता है, अपने को ये नहीं पता है। तो सर को भी नहीं पता था एक्चुअल, वो भी एक आध बार सॉल्व किए होंगे, तब उनके दिमाग में ये चीज़ फिक्स है। वो दिक्कत वाली बात है। तो ये नहीं सोच करके चलना कि अपने पास उनको आता है, अपने को नहीं आता है। आप भी सीख जाओगे, फर्स्ट टाइम में नहीं सीखोगे, लेकिन सेकंड थर्ड टाइम में जैसे ही प्रैक्टिस कर बैठोगे ना तो गलती करके सीख लो। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आना दिख रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस की अगर बात कर ले तो बोर्ड लेवल के लिए एकदम बहुत ईजी टाइप क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी टाइप। एरोप्लेन उड़ रहा है, 10 सेकंड में कहाँ गया, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हुआ, चेंज हुआ, कितना दूर उड़ा होगा 10 सेकंड में। इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि पतंग उड़ रहा है, हम 30 डिग्री के एंगल बना करके उसको देख रहे हैं, तो जमीन से कितनी दूरी पे होगा वो। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन होता है, हाइट एंड डिस्टेंस पे आता है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाने के लिए अपने पास बहुत नॉमिनल थ्योरी की जरूरत है। ठीक है, और दूसरा ये चीज़ होता है कि जब प्रैक्टिस सेशन में होता है ना, जब प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा रहे होते हैं, उस समय अपने को ना पिक्चर जो बनाते हैं हम लोग, वो अच्छे से करना पड़ता है। कई लोग जो होते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि अभी तो हम पढ़ लिए, बहुत एक्सपर्ट टाइप है, 10 क्वेश्चन बना लेंगे तो उनको लगेगा क्या एग्जाम में भी तो हम फोड़ ही डालेंगे। एग्जाम में जब क्या होता है ना कि प्रेशर में हम रहते हैं, आपको आता हुआ क्वेश्चन उसका पिक्चर अगर गलती कर दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, गड़बड़ आ जाएगा। कुछ हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में आता है जो फिजिक्स से रिलेट करके पूछ लेगा। ठीक है,
स्पीड टाइम से लेकर के क्या कर देगा, इसको रिलेट कर देगा, तो वहाँ पे लोग कई लोग फंस जाते हैं, ठीक है। तो वो भी रहता है यहाँ पे। एंगल रिलेशन टू सर्कल, एंगल रिलेशन टू सर्कल में अगर बात कर ले तो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ रहेगा और एंगल, जैसे अगर बात कर ले तो अगर ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल ये डायमीटर था, डायमीटर पे अगर कोई सा भी अगर ट्रायंगल बनाते तो ये वाला एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो ये पढ़ेगा कि इसका प्रूफ है क्या, प्रूफ नहीं बताएगा ना अभी, हाँ नहीं बताएगा, सही बता रहा हूँ, नहीं बताएगा, बस ऐसा रट जाते हैं। तो ये रटने वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये इसमें होता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन प्रूफ देखेंगे, हर एक का देखेंगे प्रूफ किस तरीके से आता है। तो एंगल रिलेटेड टू सर्कल में एक दो क्वेश्चन अपने बोर्ड में आता है इस तरीके का रटने वाला एकदम क्वेश्चन। अगर पिक्चर अगर दिमाग में एकदम क्लियर है, मतलब ये एक थ्योरी पार्ट है, जैसे ये वाला थ्योरी पार्ट है, किस तरीके से चाहे कितना भी मैं ट्रायंगल यहाँ पे बना दूँ, यहाँ पे कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ये रटाने वाला है। एक तो हमारे पास ये प्रूफ देख ही लोगे किस तरीके से आता है, प्रूफ देखने के बाद रटने का जरूरत नहीं पड़ता है। और दूसरा आ गया तो दिमाग में ये पिक्चर चलते रहना चाहिए, ऐसा पिक्चर आता है तो किस तरीके का रिलेशन होता है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन के लिए हम पूरा सॉल्व करके तो नहीं जाएंगे ना निकालने के लिए, सॉल्व करके बताऊँ ना कि ये सॉल्व कैसे होता है। लेकिन हमारे पास एग्जाम में हमारे पास 1 नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो 1 नंबर लाइक ही सोचेंगे ना इस पर, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ गया एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल में देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, जैसे एक सर्कल है हमारे पास, या फिर एक समझ लो कि एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। एक गाय को बांध दिया गया एक कॉर्नर में, तो गाय के गले में जो रस्सी बांधा वो किस तरीके से एक्ट करेगा, रेडियस की तरह एक्ट करेगा। तो गाय पूरा फील्ड चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ेगा, एक पूरा बोलते हैं ना क्वार्टर, एक क्वार्टर चढ़ेगा, ठीक है। तो वो जो क्वार्टर जो खा गया घास, तो कितना घास खाया गया, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन 1/4 खाया होगा, मतलब निकाल लेंगे रेडियस, गले में जो रस्सी था उसको क्या मानेंगे, रेडियस, वहां से निकाल लेंगे एरिया, ठीक है। उस तरीके का पूछा जाएगा। दूसरा चीज ये पूछा जा सकता है कि हमारे पास एक तालाब है, ठीक है, तालाब के चारों तरफ ना 2 फीट चौड़ा हमारे पास क्या है, रास्ता बना है, 2 फीट क्या बना है, चौड़ा रास्ता बना है। तो उस चौड़े रास्ते में हम चाहते हैं कि एकदम टाइल्स वगैरह लगा, अच्छा सा लगाया जाए, ताकि देखने में कैसा लगे, स्मार्ट सा लगे, है ना, कोई समझे कि रईस वाला एकदम तालाब है, उतरेंगे उसमें, ठीक है। तो वो जो भी टाइल्स लगे उसका कुछ एरिया चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है कि बहुत अमीर है मंगा लिए 2-4 ट्रक टाइल, लग गया सो लग गया, नहीं तो बस हो गया, ऐसा तो नहीं है। नॉमिनल खर्च में चाहते हैं। तो अगर एक अपने को एग्जैक्ट आइडिया पता है, जैसे ये सपोज करो कि हमारे पास बना रहे हैं, स्विमिंग पूल बना रहे थे अपने, स्विमिंग पूल के चारों तरफ से मैं समझ रहा हूँ कि टाइल्स लगा लेते हैं, ऐसे जाऊँगा सपोज करो, उतर के जाता हूँ, कीचड़ पैर में लग जाएगा, मेरा समझ आता है, ये वाला चप्पल खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लेते हैं, टाइल्स वगैरह लगा लेते हैं। तो टाइल्स वगैरह लगाएंगे तो उसका कुछ एरिया होगा ना, टाइल्स का कितना एरिया लगेगा, या फिर रूम में जैसे टाइल्स जब लगता है तो जो भी हमारे पास आज मिस्त्री रहता है वो बता देता है ना कि कितना टाइल्स चाहिए अपने रूम, एक रफ आइडिया, 1-2 एक्स्ट्रा मंगा लेता है क्योंकि वो 4 भी देता है एक आध दो, ठीक है। तो उस हिसाब से हम क्या देखते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत है हमें। और यही चीज़ कई लोग बोलेंगे कि कहाँ पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहाँ आता है हमारे पास, है ना, ये पढ़ाया जाता है। भाई साहब लाइफ के हर एक फेज में जो होता है मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है। लोग बोलते हैं मैथ्स का इस्तेमाल नहीं होता है, मैथ्स का नहीं इस्तेमाल करते हो तो ट्रेडिंग काहे करते हो, ट्रेडिंग में है कि नहीं, आजकल बहुत ट्रेडिंग चल रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देख लो ट्रायंगल्स आ गए, ट्रायंगल्स में देखो यहाँ पे बीपीटी थ्योरम करके आता है, बहुत धुआंधार कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। दूसरा बीपीटी थ्योरम के बाद आता है हमारे पास सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। कौन सा आता है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलर कहने का मतलब क्या होता है, एक जैसा दिखना, जरूरी नहीं कि दोनों बराबर हो गया तब भी ठीक है, नहीं बराबर हुआ एक जैसा दिख रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं, ठीक है। ऐसा सिमिलर बनाने के लिए बता देता हूँ, एक ले लेते हैं ना फॉर्च्यूनर, एक बड़ा सा खरीद लूँ मैं, और एक छोटा वाला जो आता है टॉय वाला फॉर्च्यूनर, तुम दोनों को मैं क्या बोल सकता हूँ, सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है। या फिर एक सपोज कर लो व्हाइट फॉर्च्यूनर हो मेरे पास, एक ब्लैक हो, ठीक है, तुम दोनों को मैं क्या बोल सकता हूँ, सिमिलर है भाई, ठीक है, कलर ही तो बस फर्क है, साइज भी सेम है। तो साइज अगर सेम रहता है दो ऑब्जेक्ट का तो उसको हम सिमिलर बोल देते हैं, इक्वल बोल देते हैं। जब साइज भी सेम हो तो हम क्या बोल देते हैं, उसको इक्वल, ठीक है। लेकिन साइज हमारे पास अनइक्वल है लेकिन देखने में एक जैसा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर। क्या बोलते हैं उसको, सिमिलर। तो जो भी दो अगर ऑब्जेक्ट अगर इक्वल है तो उसको हम सिमिलर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। लेकिन दो ऑब्जेक्ट अगर इक्वल नहीं है तो उसको हम सिमिलर बोल सकते हैं, इक्वल नहीं बोल सकते, ठीक है। तो सरफेस एरिया नेक्स्ट आता है हमारे पास सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में जो होता है एक टॉपिक जो कटा हुआ है हमारे पास, फ्रस्टम नहीं पढ़ना है, ठीक है। फ्रस्टम बाल्टी समझते हो ना,
ऊपर से मोटा नीचे से पतला। तो बाल्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं पढ़ना है, पहले हमारे पास बाल्टी का कॉन्सेप्ट था, उसका फॉर्मूला ही याद रखना थोड़ा बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है फ्रस्टम का। तो फ्रस्टम हटा हुआ है, फ्रस्टम इस बार भी नहीं रहने वाला है। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम हम पढ़ते हैं किसके बारे में, तो क्यूब पढ़ते हैं, क्यूबॉइड पढ़ते हैं, उसके बाद हमारे पास स्फीयर आ जाता है, सिलेंडर आ जाता है, कोन आ जाता है। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं पढ़ते। अब इसी का इस्तेमाल करके हम नया नया स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे विकेट की अगर बात करें तो विकेट कैसा होगा, एक सिलेंडर होगा और नीचे क्या लगा होगा, कोन। ठीक है, पेंसिल को क्या कर दो, बटन में छीन दो तो कैसा दिखेगा, विकेट की तरह दिखेगा। तो विकेट का क्या पूछ लेगा, विकेट को पेंट करना है तो पेंट कहाँ करोगे, अंदर करोगे, बाहर ही करोगे ना, सरफेस पे करते हैं। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए पूछ लेगा। ठीक है, अब सरफेस एरिया जो होता है हमारे पास दो तरीके का होता है, एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और कैसा होता है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, नॉर्मली बताता हूँ टोटल सरफेस एरिया का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे नॉर्मल अगर मैं इस बोर्ड की अगर बात करूँ तो सामने से जो एरिया दिख रहा है हमारे पास क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। सामने से जो एरिया दिख जाए ना उसको हम सिंपल सा क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। और जो सामने से ना दिख रहा है उसको भी हम एज्यूम कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। समझाने के तौर पे ले लेते हैं एग्जांपल। इससे ये हमारे पास सिलेंडर, सामने से मैं रख रहा हूँ, सामने से कौन सा एरिया दिख रहा है, ये जो कर्व सरफेस है ये दिख रहा है ना, ऊपर वाला दिख रहा था क्या, नहीं दिख रहा था। लेकिन इस तरीके से अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ढक्कन लगा देता हूँ, इधर भी ढक्कन लगा देता हूँ तो पूरा क्लोज हो जाएगा। तो कोई भी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको चारों तरफ से हम पैक करना चाहते हैं, ठीक है, तब कौन सा एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। नॉर्मली जो हमारे आंखों से सामने से जो दिख रहा है वो दिख गया, वो कौन सा एरिया हो रहा है, कर्व सरफेस है, जैसे नॉर्मल। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। तो एक हमारे पास स्फीयर की अगर बात करें तो स्फीयर में हमारे पास क्या आता है, स्फीयर एक ऐसा हमारे पास बोल सकते हो फिगर है जिसमें टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया दोनों क्या होता है, बराबर होता है। टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, बराबर होता है। कुछ ऐसे भी हम लोग पढ़ेंगे, मतलब फिगर्स के बारे में देखेंगे कि जिस फिगर को हम काट करके निकालें। जैसे नॉर्मल अगर मैं बताऊं, इसके ऊपर मैं बोलता हूँ कि इस तरीके से नहीं होता है कि गोला लगा देते हैं, कटोरी, ठीक है, लगा देते हैं, इसका एरिया निकाल लो। या मैं बोलते हैं कटोरी ऊपर से ना लगा करके अंदर से काट के निकाल लेते हैं, अंदर से क्या करते हैं, काट करके निकाल लेते हैं। दोनों ही केस में अगर सरफेस एरिया हम निकालेंगे ना तो बराबर आएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी फिगर होते हैं उसके ऊपर कटोरी लगा दो, उसके ऊपर से कुछ लगा दो या उसी में से काट करके निकाल लो, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज होगा। तो यही चीज तो है, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। पीछे वाला जो पिक्चर था उसका वॉल्यूम अलग होता है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, अलग होगा। लेकिन अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करूँ तो पीछे वाले पिक्चर का भी सेम होता, इसका भी क्या होता, सेम होता। तो कुछ ऐसे भी पिक्चर आते हैं, इंटरेस्टिंग पिक्चर, जहाँ पे सरफेस एरिया हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा होता है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। स्टैटिस्टिक्स में सिंपल सा अगर बात कर लें तो अपने पास मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर बात कर ले पढ़ तो लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होता है ना, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नॉर्मली यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा बोलते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जो होता है एग्जाम के समय तैयारी किया जाता है इसका। ठीक है, एग्जाम के समय इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ थ्योरी पार्ट नहीं होता और क्वेश्चन जो होते हैं, कई लोग जो होते हैं ये इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, 100 क्वेश्चन लगाते हैं बेवकूफ टाइप। जब इससे क्वेश्चन का वेटेज ही हमारे पास कितना है, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्यों ही करना इससे ज़्यादा प्रैक्टिस। इससे लिमिटेड क्वेश्चन, हर एक जो फॉर्मूला होता है, हर एक फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन करना है। हर एक फॉर्मूला पे कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो होता है, अपने बोर्ड के लिए अगर मैं बात कर लूँ, स्टैटिस्टिक्स से किस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा कि मीन का फॉर्मूला, मीन मीडियन मोड में क्या डिफरेंस, मतलब जो होता है ना रिलेशन होता है, वो पूछ लेगा। ठीक है, या फिर मीन का फॉर्मूला इसमें से कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से पूछ लेगा मीन का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, नॉर्मली भी मीन मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मैं इसी चीज़ को मैं बोल दूँ एवरेज समझते हो नहीं, ठीक, एवरेज मीन दोनों क्या है हमारे पास, सेम ही। ठीक है ना, एवरेज में बोलूँ या मीन बोलूँ, बात क्या है, बराबर है।
ठीक है। तो ये लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है। प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें, प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्या पूछा था जनरली, जो अगर बात करूँ जनरल की अगर बात करूँ, ताश का पत्ता समझते हो ना, वो वाला उस वाले 52 पत्ती होगा, उसमें से 52 पत्ती पे अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है। तो 52 पत्ती का जो होता है ना, वहाँ पे क्वेश्चन समझने के लिए अपने पास कार्ड के बारे में तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो कार्ड के बारे में कार्ड दिखाऊंगा, खेलना भी सिखाऊंगा, ठीक है। अरे आना चाहिए, गेम आना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे देखते हैं प्रोबेबिलिटी भी देखते हैं, वहाँ पे क्या नहीं देखते हैं हम, प्रोबेबिलिटी। अरे पोकर वोकर चलता है ना भाई, पोकर, अरे ताश जिसको बोलते हैं, रम्मी, है ना। तो वो सब चलता है, हमारे पास आता है, किसके अंदर आता है, प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जिनको पता ही नहीं है वो भी ताश खेलने के लिए बैठ जाते हैं, देखते हो ना, देख जाएंगे आपको, है ना, कुछ नहीं है, शुरू है, ठीक है। उनको पता होता है प्रोबेबिलिटी के बारे में। और मैं कुछ लोगों को ऐसा देखता हूँ ना कि जिनको कुछ काम वाम नहीं मिलता है, वो आएंगे, लाइट ऑन करेंगे और पूरा कार्ड सजा लेंगे और उस पर मनन करते हुए रहेंगे कि कैसे पता नहीं कौन सा गेम खेल रहे हो, ठीक है, सोचते रहते हैं कार्ड के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी में हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब सिंपल है, कोई चीज़ होने या ना होने का चांसेस, ठीक है। बोलते हैं ना कि प्रेडिक्शन करते हैं, जीतने का चांस हमारे पास 65% है, बाकी हारने का चांस देख लो, ठीक है, इस तरीके से। उसी हिसाब से हम क्या लेते हैं, रिस्क उठाते हैं। अभी IPL का मैच चल रहा है तो अभी सट्टा लगता है ना, सट्टा में देखते हैं, बोलते हैं प्रेडिक्शन आता है किसी का, है ना, कि आज तो मुंबई जीतेगा, ऐसा जीत गया तो बात ही अलग है, वैसे तो हार ही है ना, हार ही जाएगा, ठीक है, हार ही जाएगा। तो ये हमारे पास मैथ्स का सिलेबस है। मैथ्स के सिलेबस में 14 चैप्टर ऐसे हो गया। बाकी की अगर बात करें तो बेसिक मैथ में क्लियर कर लेंगे, उधर 5 चैप्टर। तो टोटल हमारे पास इधर मान के चलो कि 20 चैप्टर ओवरऑल हो गए मैथ्स में, और 13 चैप्टर उधर हो गए। कितना हो गया हमारे पास, 33 चैप्टर हो गए, ठीक है। 33 चैप्टर हमारे पास क्या करना है, सिलेबस है साइंस और मैथ का, CBSE का, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कितना पढ़ना है, तो 10 चैप्टर फिजिक्स का पढ़ना है, 10 चैप्टर इसका केमिस्ट्री का, 5 चैप्टर का तो इंक्लूडेड है पहले से, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। इसमें 52 बस उतना ही काफ़ी है, ठीक है, 52 उतना ही काफ़ी है। बाकी नहीं इसके सिलेबस में वहाँ पे बैठ करके देख लेना क्या होने वाला है। इतना चैप्टर जब हम कर लेते हैं तो इतना अगर टाइम पीरियड बचा है, तो टाइम पीरियड जो मैथ्स के सिलेबस की अगर बात करें तो रफली मैं बोल दूँ कि 2 मंथ लग जाएगा। अगर बोर्ड के लिए अगर बात कर लो, बोर्ड के सिलेबस की अगर बात करूँ, मैथ्स का सिलेबस अगर बहुत स्लो अगर मैं चलूँगा ना तो 3 मंथ हार्डली लगेगा, ठीक है, 3 मंथ हार्डली। कोई छुट्टी नहीं, हाँ, सैटरडे संडे जो सोचते रहो कि छुट्टी, कोई छुट्टी नहीं। 1.5 घंटे का क्लास वैसे ही चलने वाला है संडे को, हाँ 1.5 घंटे का क्लास चलने वाला है, तो अपने पास सफिशिएंट है। किसी को अभी जो आगे निकल चुके हैं उनसे कोई कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है, जो निकल चुके हैं तो निकल जाना दो, अपने पास सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। ऐसे ही जब स्टार्ट किया था, पिछला बैच जो स्टार्ट किया था, तो पिछले बैच में भी सबको लगा कि हमारा सिलेबस टूट गया, जबकि मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, 5-5 चैप्टर में आगे निकल चुका था, उसके बाद पीछे बैक जा करके स्टार्टिंग से मैं पढ़ाया था, ठीक है। तब भी हमारे पास रिविजन बहुत बार हुआ, 3 से 4 बार, मैथ्स का कम से कम 6 बार हुआ होगा, ठीक है। तो बोर्ड के सिलेबस कवर करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरा चीज़ आप लोगों से ये है कि ज़्यादा रिसोर्स के चक्कर में मत भागो, ठीक है, कि कोचिंग मटेरियल वो है ना, कोटा का कोचिंग मटेरियल को इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई कहीं का कर रहा है, कोई स्टैंडर्ड बुक कर रहा है, तो वो सब में पढ़ोगे ख़त्म, ठीक है। पैसा यहाँ पे फेंक रहे हो ना, तो सिंपल सा बता रहा हूँ, जो कंटेंट दे रहा हूँ उतना से काम चलाओ, ठीक है, उतना कवर कर लो, इनफ है, इनफ है। कोई कितना भी बढ़िया बुक पढ़ लेगा, उससे नहीं होता है, ठीक है। बुक आप एक पढ़ोगे, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे देख लो पूरा अलमारी भरा हुआ है, इधर भी, ठीक है, जहाँ बैठो वहाँ देख लो, साइज देख लो, ठीक है, तो बुक भरा हुआ है भाई, ठीक है। तो कोई एक बुक पढ़ेगा, आप एक बुक खरीदोगे, बहुत स्टैंडर्ड बुक बहुत आपके पेरेंट्स कर देंगे, तो एक स्टैंडर्ड बुक खरीदेंगे, वो पढ़ नहीं पाओगे आप, ठीक है। पहला 2 दिन बहुत इंटरेस्ट आएगा कि मेरे पास नया बुक है, हम पढ़ेंगे, उसके बाद सो जाओगे, ठीक है। तो बुक एकदम नहीं लेना, और मैं ये बोलूँगा NCERT पे स्टिक रहना, चाहे दूसरा कोई भी बोले ये बना लो वो बना लो, कुछ नहीं, NCERT से बाहर क्वेश्चन नहीं आता। NCERT भले ही अगर तुम्हारे पास बहुत इनफ टाइम मिल जाए यहाँ पे क्वेश्चन करने से, NCERT एग्जाम्पलर कर लेना, मैथ्स के लिए NCERT एग्जाम्पलर। यहाँ पे क्वेश्चन से अगर टाइम बच जाए तो
ठीक है। यहाँ के एग्जाम्पल में ही मैथ्स का एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी आ जाएगा, तो इतना टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ का जो सीट मिलेगा, पीपीटी मिलेगा, वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैथ्स का जो होमवर्क मिलता है वो सॉल्व कर लेना, बाकी एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत थ्योरी पार्ट। दूसरा एक और बता देता हूँ रिवीजन करने का, बैकलॉग लगने का तरीका। जैसे सिंपल सा हमारे पास है कि अगर मैं ये नोट्स अगर मेरे पास है, ऐसा थोड़ी कि एक दिन में मैं 20-25 पेज लिखवा दूँगा, ऐसा भी तो नहीं है। आज मैं सपोज कर लो कि 2 पेज में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये 2 पेज आज ये लिखा हुआ है, आज 2 पेज पढ़ लिए, यहाँ से जाते समय क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे जब भी पढ़ने का मौका मिले, ठीक। अब कल इसी समय में आओगे ना कोचिंग, तो इसी समय में आना, तो ये 2 पेज को पहले से पढ़ के आना है, कोचिंग आने से पहले पढ़ के आना है। सोच के देखो, अगर अगले दिन दूसरे दिन अगर मैं बताता हूँ, दूसरे दिन और 2 पेज मैंने पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो आज फिर से जाओगे तो 4 पेज को पढ़ोगे, कल लौटते समय कितने पेज को पढ़ोगे, 4 पेज हो ना, तो दोनों तरफ में 4 पेज पढ़े, ठीक है। अब सपोज करके चलो कि 6 पेज का ये नोट्स था, ठीक है। 6 पेज का नोट्स था, फिर आज मैंने लिखवाया, ये जा करके पढ़ोगे, 1-2 दिन क्वेश्चन करने में लगेगा। तो सोच के देखो कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पेज होता है, कितनी बार रिवाइज हो चुका है, 2 से 3 बार, 4-5 बार तो हो ही चुका है ना रिवाइज। सोच के देखो, एक ही चीज़ को आप 5 बार पढ़ चुके पूरे 1 वीक में, तो क्या वो भूलने वाली बात है, नहीं भूलने वाली बात है। बात ये है कि जो चीज़ आज पढ़े आज ही निपटा रहा है, ठीक है। कल पे छोड़ दोगे तो उसको बैकलॉग लगना एकदम निश्चित है, और एक बार बैकलॉग लग चुका है तो ऊपर नहीं आ पाओगे। पिछले बैच में भी बता रहा हूँ, 2-3 लोग ऐसे थे जिनका मैथ्स जो होता है ना छूट जाता है, ठीक है। क्लास मिस किए थे, छूट गया मैथ्स, अब बोलते हैं कि पीछे से हम बनाएंगे धीरे धीरे। सच बता रहा हूँ, कभी वो नहीं हो पाएगा। जो क्लास में एक बार जो आगे निकल जाएगा ना, तो तुम डाउट सेशन कितना भी ले लो, वो चीज़ नहीं होगा रिकवर। डाउट सेशन में पूछोगे तो क्या एक आध क्वेश्चन ही पूछोगे ना मेरे से कि पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, नहीं है ना। तो क्लास रेगुलर रहना, ठीक है। बाकी जो सॉल्व मटेरियल है उसको सॉल्व करना है किसी हालत में। 15 दिन तो गारंटी लेकर के, 15 दिन बहुत दुख दर्द रहने वाला है, ठीक है। 15 दिन झेल नहीं पाओगे, 15 दिन बहुत कष्टदायी होता है। इतना सारा क्वेश्चन है, इतना सारा थ्योरी है, 15 दिन झेल गए, काम समझो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। एक टारगेट रख लो कि टारगेट में यही है कि स्टार्टिंग का 1 सप्ताह जो रहता है, धीरे धीरे डोज बढ़ते रहता है, धीरे धीरे डोज बढ़ेगा आपका मैथ्स का। ऐसा तो नहीं है कि न्यूमेरिकल एक ही दिन में आ जाएगा। एक दिन मैथ्स में थ्योरी करवा दो, अगले दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस चलता है, फिर एनसीईआरटी चलता है। तो एनसीईआरटी में बहुत सफिशिएंट, बहुत क्वेश्चन की अगर बात करें पर चैप्टर में 30 क्वेश्चन, पर चैप्टर की बात करो 30 क्वेश्चन हार्डली, ठीक है। हार्डली 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन को अगर करने में कितना समय लगेगा, एक दिन काफ़ी है ना, एक दिन काफ़ी है। तो एनसीईआरटी और यहाँ पे जो क्वेश्चन चलते हैं एनटीएससी का चलेगा, जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम है वो चल जाएगा, और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्री टीवाई पे जो भी आ रखा है 10th बोर्ड के, वो आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में ऑलरेडी। तो जो भी रिसोर्स के लिए बताया कि एक्स्ट्रा बुक हमको चाहिए, रॉस बाल का पेपर चाहिए, वो सब के लिए चक्कर मत पड़ना, ऑलरेडी है अपने पास, ठीक है। बुक का पैसा बचा लेना, रिसोर्स बचाना, टाइम बचाना, ठीक है। 4 बुक खरीदोगे, एक ही चीज़ को पढ़ने के लिए तुम 4 बार टाइम इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो नहीं करना है। बाकी जो अगर पढ़ने का मन हो तो एक और चीज़ बता देता हूँ, तमिलनाडु बोर्ड का आता है हमारे पास बढ़िया सा। अगर तुमको अगर अच्छा चाहिए, अगर बायोलॉजी के लिए अगर जिस लोगों को प्रिपेयर करना है कि बायोलॉजी अच्छा प्रिपेयर करना है, अपना एनसीईआरटी क्लियर कर लो, उसके बाद आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से, पीछे का भी बैकअप का चाहिए तो एनसीईआरटी आता है तमिलनाडु बोर्ड का, ठीक है। वो कवर आउट कर लेना, ठीक है। अगर पढ़ने आपका टाइम है आपके पास सफिशिएंट, तो बायोलॉजी का ज़्यादा डीप में अगर पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है, कि एनसीईआरटी में कुछ कुछ पॉइंट रहता है, तो मेरे को तमिलनाडु बोर्ड बहुत अच्छा लगता है। एकदम सस्ता वाला बुक आता है उसका, काफ़ी, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लिए थे ना, तो बस इतना ही है अपने पास है ना। उसके बाद कल से जो होगा अपने पास चैप्टर स्टार्ट कर दूँगा मैं, ठीक है। कल से स्टैटिक चार्ज से ही स्टार्ट करेंगे, स्टैटिक चार्ज से, ठीक है। तो कल से टाइम पे आइए, स्टैटिक चार्ज स्टार्ट करेंगे।